आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज यात्रा हमारी उत्तर प्रदेश के जो मुख्तलिफ लोकसभा सीट हैं उनके गांव और कस्बों में होते हुए हम लखनऊ राजधानी पहुंचे हैं। और लखनऊ में जो लोकसभा चुनाव से मुताल्लिक जो लखनऊ का प्रॉपर चुनाव है, यूपी का चुनाव है, देश के हालात से मुताल्लिक हम जो बुद्धिजीवी हैं, स्कॉलर हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव किस करवट रहेगा, कौन सी पार्टी कमज़ोर रहेगी और किस वजह से कमज़ोर रहेगी, किस पार्टी की जीतने की संभावना है, किस उम्मीदवार की जीतने की संभावना है। तो इसी सिलसिले में हम जो मौलाना कल्बे नूरी साहब हैं, इनके यहाँ हम हाजिर हुए हैं। और इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि जो मौलाना कल्बे सादिक साहब थे, जो लखनऊ की नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे मुल्क की और एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी थी, जिनकी तस्वीर सामने जो लगी हुई है कल्बे सादिक साहब की। तो कल्बे सादिक साहब के साहबजादे हैं नूरी साहब। कल्बे सादिक साहब को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। जो सामने जो तस्वीर लगी हुई है, जो उस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं वो सम्मानित कर रहे हैं, और वो अवार्ड भी नूरी साहब ने ही लिया है अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद। तो एक ख़ुद भी स्कॉलर हैं, राइटर हैं, और कल्बे सादिक साहब की तो पहचान पूरी दुनिया में है। तो इनके साहबजादे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अपना यूपी का जो चुनाव है, 80 लोकसभा सीट हैं, और ये कहा जाता है कि दिल्ली की हुकूमत का रास्ता है लखनऊ होकर के जाता है, कि इन 80 सीटों में जिसने फतह पा ली वो दिल्ली की कुर्सी पे भी फतह पा लेता है। तो क्या लग रहा है आपको, यूपी के अंदर जो चुनाव का माहौल कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ज़्यादा राजनीति में तो रहते नहीं हैं, राजनीति से हम दूर हैं, हम तो लिखने पढ़ने वाले इंसान हैं। लेकिन अब की टक्कर तो लग रही है। जो एक तरफा इलेक्शन होता था, अब की वैसा नहीं महसूस हो रहा है, बल्कि टक्कर एक महसूस हो रही है यूपी में। और एक तरफा नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि कुछ परिवर्तन की हवा चलेगी। परिवर्तन की हवा चलेगी। जो हालात बने हुए हैं, सियासी हालात के एक सामने एक इंडिया गठबंधन अलग अलग पार्टियों का है, एक तरफ बीजेपी, उसकी गठबंधन में कुछ पार्टियां हैं। जो हालात बने हुए हैं, जो चुनाव है, मुद्दों की बजाय कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की तरफ चुनाव पूरा जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि चुनाव हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए। आवाम के जो मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोज़गार है, महंगाई है, और इसी तरीके के दूसरे मुद्दे। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है कि तमाम मुद्दों को छोड़कर सिर्फ ध्रुवीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को, कि जो इस देश में तकरीबन 20 करोड़ के करीब हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये बहुत अफसोस की बात है और बहुत हैरतज़दा कर देने वाली बात है। और पूरी विश्व में और पूरी दुनिया में इसका जो मैसेज जा रहा है वो अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा जो महान देश भारत है, ये सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, जो सब कल्चर, सब मज़ाहिब और सब रिलीजन्स को लेकर चलता है। और यहाँ पर कभी ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन ये मेरे ख़्याल से तो इंडियन हिस्ट्री में पहला इलेक्शन है कि जिसमें इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि बेचारा वो संप्रदाय तो खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, रोज़गार से जूझ रहा है, शिक्षा से जूझ रहा है। अच्छा, आपने बताया कि ध्रुवीकरण और टारगेट की बात, तो तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की हैं, चाहे एनडीए की गठबंधन की हैं। तो इन पॉलिटिकल पार्टियों से, आवाम से, और जो पूरे मुल्क के जो बुद्धिजीवी हैं, जो स्कॉलर हैं, जो पत्रकार हैं, राइटर हैं, जो भी हैं, जिन सबको जाहिर सी बात है मुल्क की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र है, तो इन तमाम लोगों से, पॉलिटिकल लीडर्स से, हर किसी भी पार्टी के हों, आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे ज़रिए कि जो माहौल है, माहौल जो है वो किसी किस्म का वो ध्रुवीकरण की तरफ नहीं हो? देखिए, इंसान कितनी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाए,
उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि उसकी कुर्सी हमेशा नहीं रहेगी। 5 साल, 10 साल, 15 साल वो कुर्सी पर रहेगा और उसके बाद तो उसको जाना है। ये इतिहास है और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तो कोई भी शख्स हो, उसको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिसके लिए बाद में उसकी अंतरात्मा और उसका ज़मीर, जैसे उर्दू में कहते हैं, उसको मलामत करे कि तुमने कुर्सी के लिए वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम सबको इस दुनिया में रहना है कुछ दिन और उसके बाद इस दुनिया से जाना है। तो हमको इतिहास में सब दर्ज हो जाता है और ऐसी बात ना हो कि जो इस देश की जो स्पिरिट है, जो रूह है, उसके ख़िलाफ़ हो और खुदा न खास्ता इसका खमियाजा बाद की नस्लों को भुगतना पड़े। अच्छा मौल साहब, जो राजनाथ सिंह जी यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं, एमपी रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और उससे पहले अटल जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे लगातार, वो 5 बार यहाँ से जीते भी हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो उस दौर के चुनाव और आज के दौर के चुनाव, आप लखनऊ एक गंगा जमनी तहजीब का एक गहवारा रही है और आज भी हमने देखा है कि लखनऊ में जो भाईचारा है, मोहब्बत है, वो आज भी बहुत मजबूत है। तो अटल जी और राजनाथ सिंह जी के बारे में जो हम लोगों ने मालूम किया, तो वहाँ जो अवामी जो ख्यालात थे वो बड़े पॉजिटिव थे कि उनकी जो सियासत है वो अलग किस्म की सियासत थी, सबको साथ लेने वाली। अब की सियासत में कुछ फ़र्क आ गया है, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक आपकी बात सही है। अटल बिहारी वाजपेयी एक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, कई बार रहे हैं और उनकी इज़्ज़त हर संप्रदाय और हर धर्म के लोग करते हैं और उन्होंने जो बयानात दिए हैं उसका आज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं कि जिनको सुनकर अंदाज़ा होता है कि वो तमाम संप्रदाय और तमाम धर्मों की इज़्ज़त करने वाले और उनको अपना आवाम समझने वाली शख्सियत थे। तो उनकी इज़्ज़त और उनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है। कभी उन्होंने कोई ऐसी दिल दुखाने वाली बात नहीं कही। इसी तरीके से श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनकी भी तारीफ़ करना पड़ेगी कि कभी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिससे किसी संप्रदाय के जज्बात को ठेस पहुंची हो। इसलिए लखनऊ के अवाम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं और बहुत वो पॉपुलर हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी। लोकसभा चुनाव की जो हमारी कवरेज यात्रा के जो साथ जो आए हैं यूपी के अंदर, तो लखनऊ में हम जो मुनव्वर राना साहब जो मशहूर शायर हुए हैं, इसी साल उनका इंतकाल हुआ है और वो न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे और ख़ास तौर से जो उनकी जो नज़्म जो माँ के ऊपर उन्होंने लिखा था उसको बड़ी ही मतलब हर मंच से उसको गाया जाता है। मुनव्वर साहब भी बड़े ही एक दर्द से, बड़े ही एक तड़प से, एक माँ की मोहब्बत में उस नज़्म को गाया करते थे। तो मुनव्वर साहब की साहबजादी सुमैया राना साहिबा हमारे बीच में हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव है ये यूपी का, लखनऊ का और मुल्क का, इसमें क्या तस्वीर है। और इंट्रोडक्शन के तौर पे मुनव्वर राना साहब का ही इंट्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन पॉलिटिकल तौर पे समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं बहन और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और जिस इलाके में खड़े हैं ये लखनऊ मध्य यानी सेंट्रल जो विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से बहन है वो अगली बार यानी 2027 का चुनाव लड़ने का भी इरादा रखती हैं सपा से। तो बहन आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आप ये बताइए कि लखनऊ का जो सियासी माहौल है यहाँ का, वो आपका क्या लग रहा है? सपा का, बीजेपी से राजनाथ सिंह जी हैं, सपा से आपके रविदास जी हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्योंकि सियासी माहौल इस वक्त पूरे देश में एक पलटा मार चुका है, क्योंकि जो शुरुआत में जो चीज़ें दिख रही थी अब बिल्कुल उसके बरक्स हैं। तो लखनऊ का सूरत हाल अगर जानने की आप सोच रहे हैं तो लखनऊ में भी ऐसा गैर मुमकिन नहीं है कि उलटफेर नहीं हो सकता। हालांकि राजनाथ सिंह जी यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसको लेके बहुत निराशा है लोगों में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कैंडिडेट हैं, माननीय अभी तो विधायक हैं और अब प्रत्याशी बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको लोकसभा का, रविदास मल्होत्रा जी, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करेंगे और उनकी जीत भी मुमकिन है, क्योंकि ये जो नाराज़गी है और एंटी इनकम्बेंसी है उसका फ़ायदा मिल सकता है रविदास
10 मिनट। राजनाथ सिंह जी, अटल जी की ये सीट रही है, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5 बार यहाँ से एमपी रहे हैं। राजनाथ सिंह जी 2 बार लगातार जीते हैं, बड़े नेता हैं यहाँ के। मुख्यमंत्री रहे राजनाथ सिंह जी, केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। राजनाथ सिंह जी के बारे में हमने लोगों से मालूम किया, हम 3 दिन से इधर हैं, तो राजनाथ सिंह जी को लोग एक अलग छवि का बताते हैं, अटल जी वाली छवि का बताते हैं, मौजूदा माहौल की बीजेपी की एक अलग छवि बताते हैं। तो क्या राजनाथ सिंह जी को जो एक खासतौर से मुस्लिम तबके का ताल्लुक जो अटल जी से था, राजनाथ सिंह जी से था, क्या वैसा अभी है या इस माहौल में वो ताल्लुक कमज़ोर हुआ है? नहीं, मैंने पहले ही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के। लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते पहचानते हैं, मानते हैं। लेकिन क्योंकि वो बिलोंग तो भारतीय जनता पार्टी से कर रहे हैं और एक ऐसी पार्टी से जिसने अपने ना तो वादे पूरे किए ना दावे पे खरी उतरी, तो उस लिहाज से लोगों में जो निराशा है, उस निराशा का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है। और उस पार्टी का जो जितना भी फेल्योर है उसके भुक्तभोगी हो सकते हैं राजनाथ सिंह जी। अच्छा, आप तो सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपको 80 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ से, यूपी से, और ये कहा जाता है कि जो दिल्ली की हुकूमत का रास्ता लखनऊ होके जाता है। और तो ये जो 80 सीटों में आपको क्या लग रहा है, से भाजपा एनडीए गठबंधन और सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन, क्या क्या लग रहा है, कितना का आपको लग रहा है? देखिए, सही आंकड़े तो भारतीय जनता पार्टी बताती है, जहाँ जहाँ वो टेम्परिंग के इरादे रखती है। हम लोग तो मेहनत पे यकीन करते हैं। शुरुआती में तो हमें ऐसे लग रहा था कि कम से कम उस वक्त में 20-25 सीट्स हमारी कंफर्म होगी, लेकिन जैसे जैसे हालात बदले और जैसे जैसे जनता का रुख समझ में आना शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि 60% के ऊपर सीट्स हम लोग जीत सकते हैं। 40% बीजेपी, 60% आपका गठबंधन आराम से, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो दांव खेले थे, जितने भी तरीके के फ़िरका परस्ती के दांव हों, मंगलसूत्र पे बात हो, ये सारी चीज़ें उन पर खुद उल्टी पड़ गई हैं। हालांकि मेरा आकलन हो सकता है पूरी तरह से सही ना हो सकता है, हमारा परसेंटेज और ज़्यादा हो, 70-75 हो जाए, लेकिन मैं उसको मान के चल रही हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है कि कम से कम 60-65% पे हम लोग ज़रूर जीतेंगे। अच्छा, जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने अलग अलग जगह, हमारे राजस्थान में भी उन्होंने स्पीच दी सबसे पहले, उसके बाद में बंगाल में, कर्नाटक में, झारखंड में, यूपी में, तो मुस्लिम कम्युनिटी को जो टारगेट बना के जो बयानबाजी की है, मुस्लिम रिजर्वेशन को बना करके, क्या उससे किसी किस्म का जो ध्रुवीकरण या मुस्लिम कम्युनिटी में एक मायूसी कि भाई इधर प्रधानमंत्री हमें टारगेट बना रहे हैं, अपोजिशन की पार्टियां हमारा नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। शुरुआत में इन्होंने बहुत एकता की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते रहे। जाहिर सी बात है, उस सब में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं। लेकिन उसके बाद एकदम अचानक से उनकी जो बोल और भाषा बदले, वो कहीं ना कहीं वो बौखलाहट है जो उनको, जनता को उन्होंने मूड समझ लिया है कि जनता अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं। उसको रोज़गार चाहिए, उसको जो किसान हैं उनको अपना हक चाहिए, जो बेटियाँ हैं उनको सुरक्षा चाहिए, नौजवानों को शिक्षा चाहिए, और जो महंगाई है उससे महिलाओं को छुटकारा चाहिए। नहीं, जिस मुस्लिम आरक्षण की जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, इसकी जब 2012 की बात करें तो सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन की रिपोर्टें आई थी, फिर सेंट्रल में यूपीए की सरकार थी, उन्होंने भी 4.5% की घोषणा की। यहाँ उस वक्त मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी कि 9% या 18% जो बाद में देंगे। लेकिन आज अगर देखें तो जब 12 का चुनाव और 14 का लोकसभा, 12 का विधानसभा, तब ये सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, अल्पसंख्यक रिजर्वेशन, ये मुद्दे सारे मैनिफेस्टो में हुआ करते थे। और लोग जो अपोजिशन के नेता हैं वर्तमान में इंडिया गठबंधन के, वो भी ये बातें मन से कहा करते थे। आज इस मुद्दे पे न तो कोई प्राइम मिनिस्टर की बात पे काउंटर बात कह रहा है कोई पॉलिटिशियन, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तो ये क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने हवा फैलाई थी शुरू से कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, विपक्ष को ये बदनाम किया, विपक्ष को इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ा, जिहाद से जोड़ा, मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ा। मुझे लगता है ये गैर ज़रूरी बातें हैं, और बहुत अच्छा है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने इन सारे मुद्दों को किनारे करके सबको एक साथ एक सफ़ में खड़ा कर दिया है। इस देश का नौजवान है, उसको नौकरी चाहिए, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कुछ और है। इसी तरह देश की महिलाएं, देश की बेटियां हैं, वो किसी धर्म और जाति में नहीं बांटी जा सकती हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी तो बहुत अच्छे से कर सकती है, क्योंकि उसको सिर्फ ध्रुवीकरण से ही मालूम है कि उसका पेट भर सकता है। बाकी उसने प्रैक्टिकल कोई ऐसा काम नहीं किया
किया है जिससे वो जनता के बीच जा सके और अपना चेहरा ले जा सके। आप अगर बात करें मुलायम सिंह यादव जी के, नेताजी के समय में आप देख सकते होंगे कि कितनी नौकरियां हुई हैं। हालांकि मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ कि कम्युनिटी विशेष के लिए, ये देश अगर सबका है तो फिर सबकी बराबरी भी होनी चाहिए। और ख़ासकर अगर इसमें अगर बंटवारा ही करना है और रिजर्वेशन की बात हो तो फिर पिछड़े दलित इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और ये पिछली सफ में जो खड़े हुए लोग हैं इनको आगे आने का पूरा अधिकार है। इसलिए हमारा जो नारा पीडीए का है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आधी आबादी, इन सारे लोगों को हम लेकर के आगे चल रहे हैं और यही नारे के साथ 2024 के इलेक्शन हमारा। अच्छा, आपने जो पीडीए की बात की, एक अच्छा नारा आपकी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके दिया, लेकिन जब टिकटों का मामला आए तो या चुनाव की जो यूपी के बारे में एक था कि MY समीकरण, जो मुलायम सिंह जी का M से मतलब मुस्लिम, Y से मतलब यादव, और उस समीकरण से मुलायम सिंह जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, 1 बार अखिलेश यादव बने। लेकिन अब जाकर के टिकटों के मामले में देखें तो मेरे ख्याल में 80 में से 4 लोकसभा टिकट जो 62 में लड़ रहे हैं, तो 4 तो शायद सपा ने दी हैं, 2 कांग्रेस ने दी हैं। तो ये क्या वजह रही? और यादव कम्युनिटी की बात की जाए तो अपने फैमिली के अलावा किसी को नहीं दिया है। देखिए, फिर वही बात हुई, अगर 4 मुस्लिम्स को हमने दी है, समाजवादी पार्टी ने, 2 कांग्रेस ने दी है, क्योंकि अब गठबंधन लड़ रहा है तो हम पूरे गठबंधन की बात करते हैं। और आप ही कह रहे हैं कि यादव के अलावा उन्होंने अपनी अलावा किसी को नहीं दिया, तो आप खुद ही देख लीजिए कि इसका मतलब ना तो यहाँ पे परिवारवाद चल रहा है, ना तो यहाँ पर यादव परिवार वालों को तो दिए 5-5। देखिए, आप परिवार पे अगर आप जाना चाहेंगे तो वो ऑलरेडी उन पदों पे रह चुके हैं। ऐसा नहीं कि किसी ऐसे को दे दिया हो टिकट जो बिल्कुल नौसिखिया हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, यादववाद भी नहीं चल रहा। जो आप MY फैक्टर की बात कर रहे थे, वो सारे फैक्टर अब बदल चुके हैं। जैसे जैसे वक्त और हालात बदल रहे हैं, वक्त की और जनता की मांग बदल रही है, वैसे हमने मुस्लिम और यादव, जिसको ये कहते थे MY फैक्टर थे, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला और यूथ कर दिया है। क्योंकि आज के देश में, हमने आपसे फिर कहा कि देश में जो ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश में जो ज़रूरत है, वो सबको एक साथ खड़ा करके और विकास की ज़रूरत है। और विकास में अगर आप जाति और धर्म की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि विकास उतना प्रभावशाली हो पाएगा और विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नारा था वो आज भी विकास को लेकर के है और सबको साथ लेकर के चलना है। अच्छा बहन जी, 2 चरण हो गए, पहला, दूसरा, 5 चरण बाकी हैं। तो दूसरे चरण से ही जो ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू हुई, और अब जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे हो, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, गाँव में, कस्बों में लोगों से मिल रहे हो, औरतों से मिल रहे हो, युवाओं से, बुजुर्गों से, तो क्या आपको लग रहा है कि जो वोटर है उसका जो मानस है वो ध्रुवीकरण की तरफ है या नहीं है, या वो महंगाई, बेरोजगारी, किसान, मजदूर, शिक्षा, चिकित्सा, इस चीज़ को, बुनियादी मुद्दों को लेकर वोट दे रहा है? ऐसा क्या मिजाज, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मैं ईद के अगले दिन से ही क्षेत्र में हूँ और सब जगह जा रही हूँ, तो मैंने एक चीज़ जो सब में सबसे ज़्यादा कॉमन देखी वो ये कि उन सबको ये शिकायत है कि, और ऐसा नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, उनकी ये शिकायत है कि हम बटन किसी पे दबाते हैं, लाइट किसी की जलती है। तो सबसे पहली शिकायत तो उनको मशीन पे लेके है। और जो दूसरी बात है कि जो इन्होंने जो राशन का एक चस्का लगा दिया था लोगों को, मुझे लगता है उससे बाहर आ रहे हैं। क्योंकि उनका भी कुछ गाँव में भी हम लोग गए थे, मैनपुरी के आसपास के कुछ कब्जे थे कुछ कस्बों में, और कुछ बदायूं के साइड में भी गई थी मैं, तो उन लोगों ने यही कहा, उन्होंने कहा कि ये राशन कब तक खाते रहेंगे, इस तरह तो लोग जानवरों को भी चारा डाल देते हैं, पालते हैं। तो हम लोग सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे घर में नौकरी आए और हमारा स्टैंडर्ड भी कुछ आई हो। ऐसा थोड़ी कि हमेशा वही दाल रोटी खा के, चटनी रोटी खा के ज़िंदगी गुजारना हो। कम से कम वोटर का मिजाज मुद्दों पे वोट देने का है। बिल्कुल। और आप ये देख लीजिए कि ये जिस तरीके का राशन की बात करते थे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने पिछली बार लोगों के बीच गए थे, अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि लोग इन लोग को दौड़ा दौड़ा के मार रहे। बहुत सी जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनको गाँव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। बहन सुमैया राणा, मुनव्वर राणा साहब की साहिबजादी, और उन्होंने सपा की लीडर हैं, उन्होंने हर मुद्दे का हमारा जवाब दिया है। और जो ये बड़ी बात कह रही हैं कि जो ध्रुवीकरण करने की कोई कोशिश करे, लेकिन ध्रुवीकरण नहीं होगा, न जाति के नाम पे होगा, न धर्म के नाम पे होगा। लोग मुद्दों के ऊपर वोट देंगे, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोटी रोजगार का जो भी मुद्दा हो, उस पर लोग वोट देंगे। ऐसा बहन कह रही हैं कि प्रचार में हम गए हैं, लोगों से मिले हैं, तो वहाँ ये चीज़ें हमें मालूम हुई हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।